हाय एवरीवन, वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का? आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी से मिलते हैं, कोई आपके संपर्क में आता है, तो आप सैनिटाइजर का यूज कीजिए। घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो फेस मास्क का यूज कीजिए। घर पर आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, आपका देश और आपके आस पड़ोस सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 की आंसर की कब तक आ सकती है, सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है, साथ में इस डिले का आपके जो कट ऑफ है उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो का एंड तक देखिए। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों देखिए, जब तक आपका 7th फेज नहीं होगा, आपके आंसर की नहीं आएगी। अब आपकी 7th फेज तब तक नहीं होगा जब तक सीएचएसएल नहीं होगा, और आपका सीएचएसएल तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके पास ये कोरोना की सिचुएशन है, ये नॉर्मल ना हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये बताता हूं आपको। सीएचएसएल और रेलवे दोनों का एग्जाम जो ले रहा है ना, वो ले रहा है टीसीएस। ठीक है, अब टीसीएस ने बीच में 7th फेज का पेपर आपका रोक दिया। अब उसने क्यों रोका 7th फेज का पेपर? सिर्फ 3 दिन में या 4 दिन में टीसीएस और रेलवे 7th फेज को एक पासे कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि सीएचएसएल बीच में अड़ गया। ठीक है, अब एक ही उनको करवाने वाला है, ऑपरेटर एक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि कुछ देर का वेट कर लेते, सीएचएसएल में 10 दिन में खत्म करवा देता हूं, अगले 3 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका रेलवे का। तो इस तरह से उन्होंने प्लान बनाया। 27 तारीख तक सीएचएसएल कंप्लीट हो जाएगा और उसके 1-2 दिन बाद ही हम आपका 7th फेज भी खत्म करवा देंगे। और जब सीएचएसएल मिड में पहुंचेगा तो आप सीटी इंटीमेशन और उनका नोटिस निकाल देना। लेकिन अब हुआ क्या, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, सीएचएसएल को बीच में कैंसिल करना पड़ गया। अब सीएचएसएल कैंसिल हो गया तो रेलवे का तो सवाल ही नहीं उठ रहा ना कि रेलवे कहां से कंडक्ट करवाया जाए। तो रेलवे भी कैंसिल हो गया आपका, सॉरी पोस्टपोन हो गया आपका। ठीक है, सीएचएसएल आपका पोस्टपोन हुआ तो आपका रेलवे भी पोस्टपोन हो गया। अब आपकी उम्मीद है कि सीएचएसएल कब हो सकता है। जिस तरह के हालात हैं, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़फ तड़फ के आंखों के आगे मर रहे हैं। ठीक है, कल जयपुर के गोल्डन हॉस्पिटल में 23 लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। एम्स ने बंद कर दी है न्यू भर्ती, क्यों? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मई का पूरा महीना निकल जाएगा इसमें। ठीक है, अब सीएचएसएल का बचा हुआ है 10 दिन का पेपर। ठीक है, अब उस 10 दिन के पेपर को वो कंडक्ट करवाते हैं जून के महीने में। ठीक है, तो 10 जून तक अगर मान लो करवाते भी हैं, नए एडमिट कार्ड आएंगे, हर कुछ नया आएगा, तो आप वो 10-15 दिन का 20 दिन पहले तो इंटीमेट कर देता है। तो आप मान के चलो 20 तारीख से आपके जून से पेपर हुआ। अब आपका सीएचएसएल 20 तारीख से कंप्लीट हो गया। अब वो पूरा जून निकल गया आपका। ठीक है, अब जून के बाद चाहे वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर करवा दे। ठीक है, या फिर अगर वो 10 दिन के बाद 10 जून के बाद वो सीएचएसएल को 20 तक करवा देता है तो आपका सीएचएसएल आपका एनटीपीसी का जो 7th फेज है वो जून के लास्ट तक खत्म हो जाएगा। और अगर सीएचएसएल जून के लास्ट तक चलता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एनटीपीसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके करवाने के बाद 15 दिन बाद आपका ग्रुप डी एग्जाम करवाया जाएगा। तो आप मान के चलते हो जून है तो जुलाई के 15 जुलाई के बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अगर हालात भगवान ने ठीक रखे, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आपके 15 जुलाई के बाद आपका पेपर हो जाएगा ग्रुप डी का। ठीक है, अब इसी के बीच में जब ग्रुप डी का पेपर चल रहा होगा, उन्हीं 15 दिन में आपकी क्या निकाली जाएगी, आंसर की रिलीज की जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो जुलाई का 15 तारीख की जुलाई के बाद आपकी आंसर की को निकाला जाएगा। अब आपको पता कब चलेगा मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब चीजें आपको पता लगेंगी आफ्टर 1 महीने के बाद। अब आप पूछोगे 1 महीना क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात आपके एक आंसर की निकाली जाएगी। वो आंसर की सिर्फ आपको ये बताएगी कि भैया आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें सही कितने हैं, गलत कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 7 दिन का समय दिया जाता है ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। आप 7 दिन में अपने ऑब्जेक्शन उठाओगे तो वो ऑब्जेक्शन आपके जब वहां पे लॉक कर दिए जाएंगे, फिर आपकी एक नई कट ऑफ आएगी, सॉरी कट ऑफ बोल रहा हूं, आपकी नई आंसर की आएगी। और उस नई आंसर की को आने में भी 7 दिन का समय लग जाएगा। वही फिर आप उसमें देखोगे, आपको पता लग जाएगा मेरे रो मार्क्स कितने हैं। जब आपको अपने रो मार्क्स पता लगेंगे, उसके 7 दिन के बाद आपकी क्या आएगी, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस तरह से आप जब पूरा आइडिया लगा लोगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि देखो 7-7 दिन का भी लगाओ तो 7 चौक 28 पहले आंसर की,
7 दिन में ऑब्जेक्शन, अगले 7 दिन में अगले 7 दिन में कि 28 दिन, 1 महीना लग गया। तो मतलब अगस्त के मिड तक, जुलाई में तो 15 जुलाई के बाद मैं आपको बता रहा हूं 15 अगस्त तक आपकी पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस पूरा हो गया 15 अगस्त तक आपको पता लग गया मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतने आपके ग्रुप डी के एग्जाम भी चल रहे हैं, 1 महीना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद CBT 2 की बात आती है। तो CBT 2 के लिए तकरीबन वो आपके मान के चलो 1 से 1.5 महीना तो लेके चलेगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम रनिंग में होगा। तो एक एग्जाम अगर रनिंग में है तो दूसरे एग्जाम को लेके आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है, तो ग्रुप डी का एग्जाम भी आपका लंबा एग्जाम है, बच्चे भी बहुत ज्यादा है। तो आप वही मान के चलो अगर जुलाई में होता है तो अगस्त सितंबर तक आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, अगर वो मल्टी करवाता है बीच में। क्योंकि वो NTPC का जैसे पेपर खत्म हुआ था आपका, सेम पेपर आपका खत्म हो जाएगा ग्रुप डी का, आपका मल्टी शिफ्ट्स में आपका पेपर होने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर करवाया जाएगा। तो अगर CBT 2 की बात करते हैं ना, तो CBT 2 अगर आप पूरी भी अगर आप मान के भी चलो तो सितंबर, तो आपके पास सितंबर के मिड तक उम्मीद है कि आपका हो जाए, वरना तो हो सकता है पूरा सितंबर भी आपका ले ले और आपका CBT 2 जाके अक्टूबर में आपका कंडक्ट करवाया जाए। ये बिल्कुल करेक्ट आपको मैं बात बता रहा हूं, CBT 2 के लिए आपको इतना टाइम तो लग ही जाएगा, सितंबर तक तो आप हर हाल में जाओगे ही जाओगे। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास सितंबर तक का वक्त है, आप आराम से अपनी तैयारी कर लो। हो सकता है अगर इनमें कुछ कोरोना केस बिल्कुल डाउन आ जाते हैं मई में, तो आपका थोड़ा बहुत 10 दिन पहले हो सकता है या 15 दिन पहले हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, आपका पेपर सितंबर तक जाएगा ही जाएगा। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, CBT 2 में भी जिसके भी 50 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी CBT 1 में NTPC में जिसको लग रहा है मेरे 50 नंबर बनेंगे और ग्रुप डी भी उसने फॉर्म फिल कर रखा है, तो वो तो भैया अपने जर्नल कैटेगरी से है तो वो अपना लग जाए किसी और की तैयारी करने अपना ग्रुप डी की। ठीक है, और अगर 50 से ऊपर है आपके, 55 नंबर है, 60 नंबर है या 60 के करीब आपके नंबर भी अगर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल CBT 2 की तैयारी कर लो। टाइम का बेहतरीन यूटिलाइज करो। प्रीवियस ईयर पेपर रामबाण है, आप प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी करो, अपने मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपको जरूरी नहीं कि आप कुछ भी करो, आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे फ्री में भी मॉक टेस्ट आपको नेट से मिल रहे हैं वो भी आप लगाओ। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, अपने टाइम को कवर करने की कोशिश करो। बहुत से बच्चे ऐसे जिनका टाइम ही कवर नहीं हो पाया, इस बार कह रहे हमारा पेपर छूट गया क्योंकि टाइम ज्यादा था, कम मिला हमें और सवाल ज्यादा थे, हमसे हो नहीं पाए। तो वहां तो आपको 120 करने हैं, यहां तो आपको 100 क्वेश्चन ही करने दे। तो अगर आपको 120 कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को अच्छा बनाओ, अपनी मेहनत अच्छी करो, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि रोनाल्डो ने एक मैच में जीतने के लिए कहा था कि मैं हर मैच से पहले एक रात को अपने विरोधी टीम के लिए यह देखता हूं उसने पिछले मैचों में कैसा प्रदर्शन किया, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि भैया उसने कैसे मेरे प्रतिद्वंदी खेलते हैं। तो आपको सेम वही करना है, आइडिया लगा लेना है कि आपका पेपर कैसा आता है और आपको वही अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से आपके पास टाइम है, कोई धोखा आपको ना रहे कि मेरे पास टाइम की कमी थी या कुछ और था। अच्छी तैयारी करके अच्छे सिलेक्शन ले लो, क्योंकि आगे आगे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यही डिस्कस करना था आपसे, वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप लाइक शेयर तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब भी आप कर दोगे अगर आपको पसंद आई है तो। और बस मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगेन सैनिटाइजर का यूज कीजिए, फेस मास्क का यूज कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही संक्रमित नहीं होगे, आपकी फैमिली, आपका पड़ोस, आपका देश, आपके यार दोस्त, कोई भी आपके संक्रमित हो सकता है आप तो बच जाएं, लेकिन जो संक्रमित हुए हैं वो शायद ना बच सके, ना उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो। तो दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद।